Welcome to you all to the Bishop Academy online classes. Today we discuss about the demographic profile during the British rule in economics and the second books. अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो इसमें हमारा अगर देखें तो ब्रिटिशर्स ने हमारे जो सिचुएशंस थी उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करने का काम किया था। जितना ज़्यादा वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की और किया उन्होंने। नॉर्मली अगर देखें तो उन्होंने किया क्या और क्या चीज़ें इस पॉइंट में रही। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइटेड ऑल द फीचर्स ऑफ द सेगमेंट एंड बैकवर्डनेस इकोनॉमी। यानी कि अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी के पीछे जाने का, हमारे बैकवर्डनेस होने का पूरा जो एक्सप्लेनेशन रहा वो पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल का ही रहा। यानी ब्रिटिश रूल ने हमें पूरी तरीके से पीछे धक्का देने का काम किया। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे फोकस किए गए जिसमें अगर देखें तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट की अगर बात करें तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट की अगर बात करते हैं तो उस वक्त वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40%। अगर देखें तो बर्थ रेट हमारे पास 48 था और हमारा डेथ रेट जो था वो 40% पर 1000 के करीब में था। अगर देखें 1000 पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें से लगभग 48%, 480 और 400 के आसपास में जो डेथ रेट थी और बर्थ रेट थी, ये सिचुएशन थी। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। अगर इस तरीके की जो डेथ रेट और बर्थ रेट है, इस तरीके साफ साफ पता चलता है कि हमारी कंडीशन क्या थी। ये साफ साफ बताता है कि हमारी पॉवर्टी जो थी, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। दूसरी की बात है इन्फेंट्री मोर्टलिटी रेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ नॉर्मली ऐसे डेथ से होता है जिसमें जो चाइल्डहुड सिचुएशन होता है, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके डेथ से होता है। तो कहते हैं इन्फेंट्री मोर्टलिटी रेट वाज वेरी हाई। उस वक्त जब हम खुद गरीब थे, हमारे पास अपने खाने की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे जो बच्चों की थी, जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ थे, उनके लिए जो रिक्वायर्ड डोज कह सकते हैं कि जो डोज था वो हम उनके बर्थ से पहले उनको फुलफिल नहीं करा पाते थे। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता था कि बच्चे जैसे पैदा होते थे वो मर जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा था। इट वॉज अबाउट 280 पर 1000, लगभग 18 पर 1000, लगभग हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे थे जो मर जाते थे पैदा होते ही। तो ये बहुत ज़्यादा होने का, और ये लगभग 1000 का 22% हमारे पास था। आगे अगर बात करते हैं लाइफ एक्सेप्टेंसीज की अगर बात करें तो उस वक्त लगभग 70 ईयर्स के आसपास थी, आज के टाइम में है। जबकि लाइफ एक्सेप्टेंसीज वाज द लो एज 32 ईयर्स, लगभग 32 ईयर्स लो थी। यानी कि हम मान चले 30 से 35 साल में वो अपनी पूरी लाइफ जी लेता था। तो ये अगर देखें तो हमारे पास पुअरिटी होने की वजह से हमारा जो रिक्वायरमेंट था हमारे अपने फूडिंग कॉन्सेप्ट का, वो पूरी तरीके से फुलफिल ना हो पाने की वजह से हमारे ऊपर जो हमारा ग्रोथ था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बहुत ही कम उम्र में मर जाते थे। कहते वाइल द प्रेजेंटली इट इज़ 69.4। और आज की जब बात करते हैं, ये तब की बात है जब हमारे ब्रिटिश रूल हुआ करता था, और ये आज की बात है कि आज के टाइम में सारी सुविधाएं हमको मिल रही हैं। आज़ाद होने के बाद तो हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लगभग कह लीजिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है वो लगभग 70 ईयर्स के अप्रॉक्स पहुँच गई है। इसमें हाई मोर्टलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आर इम्पॉर्टेंट द सोशल इंडिकेट ऑफ द बैकवर्डनेस एंड द पॉवर्टी ऑफ द मैसेज। अगर ये देखें तो ये एक लो एक्सेप्टेंसीज ऑफ लाइफ की बात करें और हाई मोर्टलिटी रेट की बात करें तो ये साफ साफ बताता है कि हमारी सिचुएशन, हमारी सोशल सिचुएशन कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी। जब ज़्यादा लो है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन इतनी बुरी थी कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग करने के बावजूद भी हमारी जो रिक्वायरमेंट होती वो पूरी नहीं हो पाती थी। नॉर्मली अगर बात करते हैं लिटरेसी रेट की बात करें तो कहता है लिटरेसी रेट वॉज नियरली 16%। अंग्रेजों के टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो उस वक्त लगभग 16% ही लिटरेसी रेट थी हमारे पास। रिफ्लेक्शन द सोशल बैकवर्डनेस एज द रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी। द बैकवर्डनेस फीमेल लिटरेसी रेट वॉज स्टिल वॉज ओनली द 7%। अगर हम बात भी करते हैं तो हमारा टोटल लिटरेसी रेट ज़्यादा वो 16% था, जो कि साफ साफ हमारी इकोनॉमी के बैकवर्ड होने का इंडिकेशन दे रहा था। लेकिन अगर हम विमेंस की बात करें तो वो केवल 7% था, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन थी लिटरेसी रेट के मामले में। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की तो इसमें आता है कि फ्रॉम द ईयर 1921 onwards the total population in India never declined। अगर देखें तो 1921 तक जो पॉपुलेशन हमारी थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं, बहुत कम नहीं थी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी नहीं कर रही थी। इट्स सोन एज द कंसिस्ट राइज, ये धीरे धीरे बढ़ रही थी।
और ये कब तक, कहता सेंसस 1931 रिकॉर्ड्स द राइज ऑफ 2.76, लगभग 3%, 3 करोड़ के आसपास हमारी थी। कब? 1931 के आसपास की अगर बात करें, और 1941 की अगर बात करते हैं तो ये लगभग 4 करोड़ के आसपास थी, और 1951 की बात करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन 4.24 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो अगला हमारा पॉइंट जो था, कंसिस्टेंटली राइज ऑफ पॉपुलेशन जो था एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता, हमारे लिए बर्डन के रूप में सामने आ रहा था, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, द कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास खुद की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो बहुत बेहतरीन नहीं थी, और हम अभी भी आज़ाद हुए थे तो हम अपने आप को अब इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे। और इस्टेब्लिशमेंट में क्या थी, हमारी पॉपुलेशन भी तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी, जो हमारे लिए एक बैरियर काम। हम अपने आप को अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ले भी जाते तो हमको पता चलता कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा है जितना हम सोच के चल रहे हैं, तो वो एक बैरियर के रूप में काम कर रही थी। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैज़ टू इंकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ये एक एक्सपेंडिचर होता है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस होता है जो हम एसेट्स को जनरेट करने के लिए उस समय में अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जनरेट कर रहे थे। व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन लो। जब मेंटेनेंस हमारा ज़्यादा होगा, यानी कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए कम खर्च कर रहे हैं, तो नो डाउट हमारी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही कम होगा। यानी कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जनरेट करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, उसमें हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। आगे भी कहता है हाई मेंटेनेंस एंड लो growth oriented the investment on the eves of independence is another feature of the Indian economy point towards the backwardness and stagnation की अगर बात करें तो, अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी में ये बड़ा गैप रहा है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट रहा है या हमारे पास जो अपने पास अवेलेबिलिटी रही है फाइनेंशियली अगर देखें तो हम उसमें बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता है, हम इकोनॉमिकल ग्रोथ पे खर्च करने के बजाय सोशल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से जितना हम इकोनॉमिकली रिटर्न्स के रूप में ले सकते हैं उतना ही हम क्या करते हैं, नहीं पा पाते हैं। नॉर्मली हाउएवर द अंडरलाइंग द फैक्ट दैट इज टिल 1951 raise the India's population was never alarming, it rangered between the mid of the most। अगर देखें तो 1951 तक हमारा जो पॉपुलेशन था वो कोई बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, अलार्मिंग की सिचुएशन में तो थी, मतलब अब हमारी जिस तरीके से बढ़ रही थी वो हमारे ऊपर इफेक्ट तो डाल रही थी, लेकिन अभी भी वो कंट्रोल थी पूरी तरीके से। अगर हम आगे ये भी देखते हैं कि इट वॉज ओनली द 1951 टुवर्ड्स द रेज द पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोसिव इन नेचर and the country started the facing the serious toward the backwardness and stagnation। अगर बात करें ये जो कंडीशन जनरेट की गई थी 1951 के बाद, ये अलार्म करना शुरू कर दिया था कि भाई अब हम ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या था कि हम अपने आप को इकोनॉमिकल सिचुएशन को स्ट्रांग ना करके हम क्या करते थे, वेलफेयर को मजबूत करने की कोशिश करते थे, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते, क्योंकि हमारे पास हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी थी और हम लोगों तक खाने तक की चीज़ें समय से नहीं हो पाती थी। इन दिस वीडियो, थैंक यू।